नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की खबर से, जहां बीरभूम हिंसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पूरे इस बीरभूम का दौरा करेगी। बीरभूम में आपको बता दें 8 लोगों की मौत हो गई है, कई घर यहां पर जलाए गए हैं। एक तृणमूल नेता की हत्या के बाद यहां पर काफी हिंसा भड़क गई थी। इस मामले पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में काफी खींचतान भी बढ़ गई है। राज्यपाल पर राजनीतिक बयानबाजी करने को लेकर ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी भी लिखी है। सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बीरभूम में जो हिंसा हुई, 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल वहां हालात कैसे बने हुए हैं, इसको लेकर काफी राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल, वहां के जो हादसा हुआ उसके बाद जो पुलिस अधिकारी है, लोकल पुलिस अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। साथ साथ कल जो पश्चिम बंगाल के मंत्री है फिरहाद हाकिम, जो टीएमसी के वरिष्ठ नेता है, वो वहां पे गए थे और वहां पे जिन परिवारों के लोगों का इस हादसे में जान गंवा बैठे, उनके साथ उनके परिवार से मिले हैं। और आज बीजेपी के टीम और सीपीएम का भी एक टीम जाने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक राजनीतिक चर्चा इस पर हो रही है, जो ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बीच में जो होता आ रहा है, जिसमें राज्यपाल ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बंगाल में इस वक्त स्थिति ठीक नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। इसके बाद ममता बनर्जी ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप हमेशा ऐसे राजनीतिक बातें करते रहते हैं, आपका जो गरिमा है, आपके पोजीशन का जो गरिमा है, उसे ये शोभा नहीं देते हैं। और इसके साथ साथ ये चिट्ठी और राजनीति जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। सौरभ, यहाँ पर राजनीति तो हो रही है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच। इस घटना के पीछे की वजह क्या पता चल पाई? जांच किस दिशा में जा रही है, उसके बारे में क्या जानकारी? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया है इस मामले को जांच करने के लिए। और इस वक्त जो पता चला है, एक तृणमूल कांग्रेस के जो ग्राम उप प्रधान है, पंचायत का नेता है, उनका मर्डर के बाद ये हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना है वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दोनों जो घटनाएं हैं, जो तृणमूल उप प्रधान के मर्डर है और ये जो हादसा हुआ है, इसकी कनेक्टेड है कि नहीं, इस पर जांच अभी तक चल रही है। जी, इस पर जांच चल रही है। तो यहाँ पर टीएमसी नेता की हत्या के बाद से यहाँ हिंसा भड़की और 8 लोगों की जान चली गई, कई घर यहाँ पर जलाए गए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई दिख रही है। जिस तरह से राज्यपाल की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, ममता बनर्जी राज्यपाल को चिट्ठी लिख रही हैं। इस खबर पर नजर रहेगी। फिलहाल यहाँ पर अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि देश भर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर लगातार दूसरे दिन प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाए गए थे। देश के 4 महानगरों की अगर बात करें तो दिल्ली में आज से पेट्रोल 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई की अगर बात करें तो 100 के आंकड़े को बहुत पहले ही पार कर चुका है। पेट्रोल यहां 111 रुपए 67 पैसे। कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल 106 रुपए 34 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। आपको ये बता दें कि कल भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रति लीटर 80 पैसे के हिसाब से बढ़ी थी। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों के चलते भारतीय तेल कंपनियां रोजाना के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की दरें तय करने की तैयारी में है। एक वक्त वो आया था जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, ऐसे में इजाफा नहीं हुआ था पेट्रोल डीजल के दाम में। एक बहुत बड़ी राहत उस दौरान लोगों को महसूस हो रही थी। लेकिन कल 80 पैसे प्रति लीटर और आज एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के। इससे पहले हमने कल देखा था एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर है, उसकी कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा हुआ। कुछ दिन पहले दूध के दाम भी बढ़ गए थे। ऐसे में जनता जो है बेहाल है, त्राही त्राही कर रही है कि आखिर वो करे तो क्या करे। कोरोना काल में बहुत से लोगों की नौकरियां भी गई हैं। ऐसे में महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल, खासतौर से डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसका असर सीधे तौर पर महंगाई पर भी देखने को मिलता है। हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ। हिमांशु,
कल 80 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोल डीजल आज एक बार फिर उतना ही बढ़ गया है। इससे पहले एलपीजी, दूध के दाम आम इंसान करेगा तो क्या करेगा, कहां जाके रुकेगा यह मामला? देखिए, बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि 137 दिन तक प्राइस रिवीजन की प्रक्रिया को रोकने के बाद अब आखिरकार जो तेल कंपनियां हैं वो डेली प्राइस रिवीजन की जो उनकी व्यवस्था है, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के हालात को देखते हुए हर दिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव करते हैं, ऐसा लगता है कि वो वापस उस व्यवस्था की तरफ बढ़ चुके हैं। और इसके लिए इसका सबसे मुझे लगता है कि बड़ा उदाहरण वही है कि 24 घंटे के अंदर 80 पैसे की वृद्धि की गई है। मैं देख रहा था पिछले 2 साल में किसी भी एक दिन में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं की गई है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जो कच्चा तेल है उसकी कीमत में उथल पुथल बढ़ती जा रही है। और आपको याद होगा कि 4.5 महीने तक कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने की वजह से जो वित्तीय बोझ है तेल कंपनियों पर वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि 4 नवंबर को जब पिछली बार रिवीजन किया गया था उस वक्त कच्चा तेल जो था वो करीब $82 के आसपास था अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में। आज मैं देख रहा था ब्रेंट क्रूड इंडेक्स जो है वो $116 से ऊपर जा चुका है। तो 43-44% तक की बढ़ोतरी कच्चे तेल में हुई है पिछले 4.5 महीने में। और अब ये लगता है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से जो अनिश्चितता है वो बढ़ती रहेगी, और अगर इसी तरह वो हर दिन प्राइस रिवीजन करते रहे तो आम आदमी पर बोझ भी पेट्रोल डीजल की कीमतों का लगातार बढ़ता रहेगा। जया जी, बिल्कुल आपने बताया जिस तरह से यूक्रेन युद्ध यहाँ पर चल रहा है उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है। हिमांशु, लेकिन ये युद्ध को 27-28 दिन हो गए हैं और बीच में हमने एक वक्त वो भी देखा था जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, काफी वक्त तक ये इजाफा उस दौरान नहीं हुआ था। क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे चुनावी अभियान के दौरान प्राइस रिवीजन का ना होना ऐसे वक्त पर, जब यूक्रेन युद्ध से पहले भी आपको याद होगा हमने बहुत विस्तार से रिपोर्टिंग की है कि कच्चा तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हो रहा था, और जो एक मैकेनिज्म है भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को तय करने का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल बाजार के हालात को देखते हुए भारत में प्राइस रिवीजन होता है, तो एक तरफ हमने देखा कि चुनावी अभियान के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों को टच भी नहीं किया गया 137 दिनों तक, जबकि उस दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल है वो लगातार महंगा होता रहा। पहले यूक्रेन युद्ध से पहले भी महंगा हो रहा था और यूक्रेन युद्ध के बाद और ज्यादा महंगा हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब जब तेल कंपनियों पर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो अब उन्हें मजबूर होकर दोबारा से जो डेली प्राइस चेंज की जो उनकी व्यवस्था है, जो मैकेनिज्म है प्राइसिंग की, उस पर वापस वो लौटते दिख रहे हैं। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटनकर के खिलाफ कार्रवाई की है ईडी ने। ठाणे में श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैट सील कर दिए गए हैं। ईडी ने पाटनकर की 6.25 करोड़ की संपत्ति को भी सील कर दिया है। आपको बता दें, पुष्पक बुलियन कंपनी की हेराफेरी के मामले में ये एक्शन किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने ये अपनी कार्रवाई की है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, ऐसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। और बड़े राज्यों में लगता है ईडी ने अपना कार्यालय बंद कर दिया है। जहां गुजरात हो, सबसे बड़ा बैंक घोटाला, बैंक फ्रॉड इतिहास का गुजरात में हुआ है, शिपयार्ड। अब तक एक भी आरोपी को ना बुलाया है, ना अरेस्ट की है, ना उनकी संपत्ति कुर्क की है। लेकिन महाराष्ट्र में ये सब कुछ चल रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे और सम्मानीय सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ना बंगाल झुकेगा, ना महाराष्ट्र टूटेगा।
तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार को अनस्टेबल, महाविकास सरकार के आघाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है, उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, फर्जी कंपनियां बनाकर घोटाला, ईडी ने उनकी संपत्तियां सील की, घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सुनील सिंह। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ठाणे शहर में नीलांबरी प्रोजेक्ट के 11 फ्लैट जब्त करने की कार्रवाई ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल जिस फ्लैटों पर कार्रवाई की गई है उसमें श्री साईं बाबा निर्माण कंपनी का भी स्वामित्व है और ये जो कंपनी है इसके मालिक हैं श्रीधर पाटनकर। श्रीधर पाटनकर जो हैं वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई हैं, यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री के जो साले हैं उनकी कंपनी पर ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। पहले से ही राज्य बनाम केंद्र की लड़ाई चल रही है। ईडी और आईटी पर के गलत इस्तेमाल का आरोप केंद्र पर और बीजेपी पर लग रहा है और बीजेपी यहाँ पर मुंबई पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई होते दिख रही है कि कहीं न कहीं सीधे सीएम यानी मुख्यमंत्री से के परिवार से जुड़े शख्स पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। दरअसल ईडी का कहना है कि साल 2017 में ही पुष्पक बिलियन एक कंपनी पर कार्रवाई हुई थी जिस पर आर्थिक हेराफेरी का आरोप लगा था। उसमें नंद कुमार चतुर्वेदी का एक नाम आया था। उस नंद कुमार चतुर्वेदी पर बेनामी कंपनियां बनाने का आरोप है और उसी नंद कुमार चतुर्वेदी से आर्थिक लेन देन की जानकारी श्रीधर पाटनकर के साथ मिली है और जिसके तहत मामले की जांच करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है कि घोटालेबाजों की अब खैर नहीं। वहीं पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है और उन्होंने कहा है कि ये राक्षसी प्रवृत्ति की जा रही कार्रवाई है। जो राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के सामने झुकती नहीं हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, जहां की सरकारें झुकती नहीं हैं, उनके खिलाफ इस तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई की जा रही है और हम इनका सामना करने के लिए तैयार हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और इस वक्त खबर राजधानी दिल्ली से, जहां विजयनगर इलाके में स्कूल की दीवार गिरी है। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, रात के करीब 2:30 बजे नाले की खुदाई हो रही थी और यहां पर मलबे में दबकर 3 मजदूरों की जान चली गई है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जया, जो नाला है उसको साफ करने का काम जो है वो रात में करीब 2:30 बजे चल रहा था। ये नाला गाजियाबाद के विजय विहार के प्रताप नगर में था और इस नाले से सटा हुआ न्यू रेनबो स्कूल है, उसकी दीवार भी नाले से लगी हुई थी। अचानक दीवार गिरने से इस नाले में 5 मजदूर दब गए थे, जिनमें से 2 मजदूरों को निकाल लिया गया, लेकिन जो 3 मजदूर हैं वो समय से नहीं निकल पाए और उन 3 मजदूरों की मौत हुई है। जो मृतक हैं वो सभी बिहार के रहने वाले हैं, तो इनके जो शव हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और गाजियाबाद पुलिस इस मामले में जो जरूरी कार्रवाई है वो कर रही है। इसमें केस दर्ज कर लिया गया है और इसमें जो भी जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुझे एक बार मुकेश ये बताएं कि आप ये जो बता रहे हैं ये इलाका कहाँ है? गाजियाबाद बता रहे हैं आप, दिल्ली में नहीं है? जी, ये गाजियाबाद का इलाका है, विजय विहार के प्रताप नगर का इलाका है। वहां पर ये घटना हुई है जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, इसकी जांच की जा रही है और जो भी इसमें लापरवाही बरतने वाले अफसर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये हम ऑन एयर जो दिखा रहे हैं ये दिल्ली नहीं बल्कि गाजियाबाद का विजयनगर इलाका है, प्रताप विहार वहां पे जो जगह है वहां पर जो रात को 2:30 बजे नाले की खुदाई का काम चल रहा था। मलबे में दबने से 3 मजदूरों की यहां पर मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं।
और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह है, दोपहर 2:30 बजे ये समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल पुष्कर सिंह धामी के आवास पर उनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। राजधानी दिल्ली में तीनों नगर निगम एक करने के बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब इसी सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी और उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक किए जाएंगे। इस फैसले का दिल्ली बीजेपी स्वागत कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भड़की हुई और कह रही है कि चुनाव हारने के डर से ये सब कुछ किया जा रहा है। जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है, तब ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनकी करारी हार इस बार दिल्ली में होने जा रही है और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक करने के बिल को मंगलवार को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अब तीनों नगर निगम को एक करने के लिए मौजूदा सत्र में ही बिल लेकर आएगी। दिल्ली बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है और फायदे गिना रही है। तीनों निगमों में जिस तरह से पिछली दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में निगम को फंड नहीं देकर निगम का काम रोकने की कोशिश की, अब निगम जब एक होगा तो दिल्ली वासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था, बेहतर प्राइमरी एजुकेशन, बेहतर प्राइमरी हेल्थ और इसके साथ साथ पार्कों की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था अच्छी मिलेगी और विशेष रूप से दिल्ली की जो छोटी छोटी गलियों में निर्माण कार्य होने हैं, सड़कों के निर्माण कार्य होने हैं, नाले नालियां बनने हैं, उन कामों में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। 2011 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। केंद्र सरकार सूत्रों के मुताबिक एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटने का तरीका सही ना होने की वजह से तीनों नगर निगम अपनी क्षमता के मुताबिक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से तीनों नगर निगमों में जरूरत के मुकाबले संसाधनों की काफी ज्यादा कमी थी। इस वित्तीय संकट की वजह से राजधानी दिल्ली में नागरिक सुविधाएं सही तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी और ना ही निगम कर्मचारियों को वेतन और पेंशन ठीक से दी जा पा रही थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 2011 में एमसीडी को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने का जो फैसला था वो गलत फैसला था, क्योंकि ये बंटवारा सही तरीके से नहीं किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि तीनों एमसीडी अपने अपनी जरूरतों के मुताबिक आर्थिक संसाधन जुटाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और इस वजह से तीनों एमसीडी में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था और इसका नतीजा ये हुआ था कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी और रिटायरमेंट जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहे थे। दिल्ली नगर निगम पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन 2011 में उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इसको 3 हिस्से में बांट दिया और कहा कि इससे नगर निगम अपने संसाधन का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे और ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। लेकिन अब 3 नगर निगम को एक करने के फायदे बताए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह नहीं है कि दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक क्यों किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव आयोग ने रोके हुए हैं और आम आदमी पार्टी यही दावा कर रही है कि क्योंकि पंजाब में जीतने के बाद दिल्ली नगर निगम में उसकी जीत तय थी, इसलिए बीजेपी ने साजिश के तहत यह सब करवाया हुआ है। दिल्ली से अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब की बात करते हैं, जहां सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में काम कर रहे 35,000 कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान कर दिया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि अगले विधानसभा सत्र से पहले इस मामले पर ड्राफ्ट बनाकर दे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान सरकारी विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों या ठेके पर काम कर रहे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का वादा किया था।
और इस वक्त खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बस्तर का सुकमा जिला माओवादी हिंसा के लिए अक्सर काफी खबरों में रहता है। एक दिन पहले भी यहां पर सीआरपीएफ के जवानों पर माओवादी हमले की खबर आई थी। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने एक अलग खबर दी कि कैसे सुकमा के आदिवासियों ने वहां के कलेक्टर का घेराव किया है। आदिवासी समाज के नेतृत्व में हजारों किसान कलेक्टर विनीत नंदवार को हटाने की मांग को लेकर सामने आए। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे पर रनवे के क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई यात्री यहां पर फंस गए। अधिकारी और स्टाफ सेवाओं को बहाल करने की कोशिश करते हुए दिखे, लेकिन खतरे के मद्देनजर मंगलवार दोपहर के करीब कई उड़ानों को यहां पर रद्द करना पड़ गया। कुल 28 उड़ानें यहां से रवाना होनी थी, जिनमें से 21 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। और अब दाखिले के लिए नंबर की होड़ नहीं, बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कॉमन टेस्ट के जरिए छात्रों को आंका जाएगा। इस साल जुलाई में कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आने वाले वक्त में यूजीसी की कोशिश है कि प्राइवेट, डीम्ड और राज्य की यूनिवर्सिटी भी दाखिले के लिए इसी प्रक्रिया को अपनाए। देखते हैं रिपोर्ट। 12वीं के नंबर नहीं, टेस्ट दिलाएगा दाखिला। अब तक कट ऑफ में अव्वल नंबर वाले ही जगह बना रहे थे, पर अब इस साल से नंबर गेम नहीं। यूजीसी के मुताबिक 2 पाली में मल्टीपल चॉइस वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। 13 भाषाओं में लिए जाने वाले टेस्ट में सवाल 12वीं के NCERT के सिलेबस से आएंगे। इस टेस्ट से रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो एक कॉमन टेस्ट के साथ साथ 12वीं के नंबरों का एक निश्चित प्रतिशत भी क्राइटेरिया के तौर पर रख सकते हैं। हम कल डिसाइड किया सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। ये टेस्ट हम जुलाई 1st वीक में कंडक्ट करेंगे। 2022-23 सभी यूजी एडमिशन्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा, इनको CUET कंपलसरी है। 12वीं बोर्ड दे रहे छात्र अचानक आए फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, पर असमंजस में भी हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ के लिए पढ़े। अब हम टर्म 2 के लिए पढ़े या फिर हम एंट्रेंस के लिए पढ़े। टेंशन तो बहुत है इस बारे में, क्योंकि पढ़ाई दोनों चीज़ों की करनी पड़ेगी। बट एक साथ सडनली अब इन्होंने बोला है कि हमारा 1 महीने जो 20 दिन का मुश्किल से हमारे पास टाइम होगा टर्म 2 के एग्जाम्स के बाद। और मेरे हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव आइडिया है, ये अच्छा है, क्योंकि हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, अपनी डिफिकल्टी लेवल होता है। जानकार मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इससे हमारा ध्यान लर्निंग और एप्टीट्यूड की तरफ ज़्यादा रहेगा रादर देन मार्क्स। क्योंकि कोई भी एंट्रेंस है उसका फॉर्मेट आता है एंड जनरली इट इज़ एन MCQ, सो इट हेल्प्स चिल्ड्रन फोकस मोर ऑन लर्निंग। बदलते वक्त में कल को लेकर आज का ये बदलाव अहम माना जा रहा है। दाखिले की इस नई व्यवस्था से कुछ के मन में चिंता चुनौती जरूर है, पर हर नई शुरुआत कभी न कभी कहीं न कहीं से तो होती ही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। कल हमने देखा था कि 80-80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए थे और एक बार फिर आज सुबह खबर आई और दिल्ली में आप देख रहे हैं पेट्रोल 97 रुपए 1 पैसे इस वक्त प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल के दाम बढ़कर अब 88 रुपए 27 पैसे हो गए हैं। मुंबई के दाम आप देख रहे हैं 111 रुपए 67 पैसे, डीजल 95 रुपए 85 पैसे। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा यहां पर देखने को मिला है। अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम इस वक्त कितने पहुंच चुके हैं आप देख रहे हैं। कोलकाता में भी 106 रुपए 34 पैसे पेट्रोल है, 91 रुपए 42 पैसे डीजल मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है, भारतीय तेल कंपनियां रोजाना के हिसाब से सूत्र बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की दरें तय करने की
तैयारी कर रही हैं। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कल हमने देखा था कि 80 पैसे का इजाफा हुआ, आज एक बार फिर ये दाम बढ़े हैं। एलपीजी 50 रुपए कल बढ़ गई, दूध के दाम भी बढ़े थे। ये सिलसिला कब थमेगा? एक वक्त था जिसमें थोड़ी ठहराव दिखा था जबकि राज्यों में चुनाव चल रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर अब ऐसा लगता है कि जो डेली प्राइस रिविजन की व्यवस्था है भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय करने के लिए, वो व्यवस्था अब तेल कंपनियों ने दोबारा बहाल कर दिया है। और इसका सीधा तौर पर मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में जिस तरह से कच्चा तेल लगातार महंगा हो रहा है, उसी अनुपात में अब भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आपको बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 4 नवंबर को जब पिछली बार रिविजन किया गया था और जिस ठहराव का जिक्र आपने भी किया, 137 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं किया गया था। अब ऐसा लगता है कि इस दौरान इन 4.5 महीनों में जो तेल कंपनियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि कच्चा तेल लगातार इन 4.5 महीनों में महंगा होता रहा। $82 था 4 नवंबर के आसपास, आज वो $116 से ऊपर पहुंच चुका है। तो 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी कच्चे तेल की कीमत में हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिस रेट पर भारतीय तेल कंपनियां कच्चा तेल का आयात करती हैं। और ये जो फाइनेंशियल बर्डन तेल कंपनियों पर बढ़ रहा था, उसकी वजह से ही आपको बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि पिछले 24 घंटे में ये दूसरा मौका है जब 80 पैसे प्रति लीटर की रेट से पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मैं आंकड़े देख रहा था जया, पिछले करीब 2 साल में एक दिन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई है जितना पिछले 2 दिन में की गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर जो अनिश्चितता है वो भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये अनिश्चितता बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में ये जंग छिड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो एक आम उपभोक्ता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं उसकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीरभूम हिंसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पूरे इस बीरभूम इलाके का दौरा करेगी। आपको बता दें, यहां 8 लोगों की मौत हो गई है, कई घर जलाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का हाल बीरभूम के इस इलाके का है। एक तृणमूल नेता की हत्या के बाद यहां पर काफी हिंसा भड़क गई थी। इस पूरे मामले पर राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच भी कहीं ना कहीं एक तनातनी शुरू हो गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री में खींचतान काफी बढ़ गई है। राज्यपाल पर राजनीतिक बयानबाजी करने को लेकर ममता बनर्जी ने बाकायदा एक चिट्ठी भी लिख डाली। राज्यपाल ने बीरभूम की घटना को मानवाधिकार पर गहरा आघात बताया है। कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्यपाल ने यहां पर सवाल खड़े किए हैं और ममता बनर्जी कह रही हैं कि राजनीति कर रहे हैं राज्यपाल। सुनते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। बंगाल में आज मानवराज नहीं बल्कि दानवराज चल रहे हैं। 10 महिला और उसमें 2 बच्चे आग की हवाले करके जिंदा जलाया गया। इससे और घिनौने और दहशतगर्द क्या हो सकते हैं। एसआईटी में किसी को कोई भरोसा नहीं है। एसआईटी को जब हमारे बंगाल की सरकार कहेगा एसआईटी तुम सीट रहो, चुप रहो, वो सीट रहेगा। एसआईटी को जब कहेगा कि तुम गेट अप रहो, तुम उठो, तब उठेगा। तो बीरभूम के इस इलाके में जहां पर टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़की, 8 लोगों की जान गई, उसके बाद राजनीति भी काफी तेज हो गई है। इस पर कुछ देर पहले हमने विस्तार से बात की हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता से। वहां के जो हादसा हुआ उसके बाद जो पुलिस अधिकारी है, लोकल पुलिस अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। साथ साथ कल जो पश्चिम बंगाल के मंत्री है फिरहाद हाकिम, जो टीएमसी के वरिष्ठ नेता है, वो वहां पे गए थे और वहां पे जिन परिवारों के लोगों का इस हादसे में जान गंवा बैठे, उनके साथ उनके परिवार से मिले हैं। और आज बीजेपी के टीम और सीपीएम का भी एक टीम जाने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक राजनीतिक चर्चा इस पर हो रही है, जो ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बीच में जो होता आ रहा है, जिसमें राज्यपाल ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बंगाल में
इस वक्त स्थिति ठीक नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। इसके बाद ममता बनर्जी ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप हमेशा ऐसे राजनीतिक बातें करते रहते हैं, आपका जो गरिमा है, आपकी पोजीशन का जो गरिमा है, उसे ये शोभा नहीं देते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया है इस मामले को जांच करने के लिए। और इस वक्त जो पता चला है, एक तृणमूल कांग्रेस के जो ग्राम उप प्रधान है, पंचायत का नेता है, उनका मर्डर के बाद ये हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस का कहना है वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दोनों जो घटनाएं हैं, जो तृणमूल उप प्रधान के मर्डर है और ये जो हादसा हुआ है, इसकी कनेक्टेड है कि नहीं, इस पर जांच अभी तक चल रही है। और अगली खबर तेलंगाना से आ रही है, जहां सिकंदराबाद इलाके में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। 11 लोगों की मौत की आशंका इसमें जताई जा रही है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आग किस कदर लगी है, तस्वीरों में इसका अंदाजा लग सकता है। लकड़ी के गोदाम में ये भीषण आग लगी है, 11 लोगों की मौत की आशंका है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, यहाँ पर ये आग कब लगी है, किस तरह का पूरा इलाका है, 11 लोगों की मौत की आशंका है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? ये फायर हुई थी आज सुबह, लग रहा है कि 3 बजे से पहले, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट को जो फोन कॉल आया है उसका रिकॉर्ड है 3 बजे का, यानी कि 2:30 बजे करीब ये फायर हुआ हो सकता है, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें 12 ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स थे जो सारे के सारे बिहार से थे, और ये एक टिम्बर और स्क्रैप यूनिट थी। बोईगुड़ा एरिया है, काफी क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे टिम्बर के डिपोज हैं और सिकंदराबाद में पड़ता है तेलंगाना के। और यहाँ पर ये लेबरर्स एक जो जहाँ पर टिम्बर और स्क्रैप स्टोर किया गया था उसके ऊपर एक छत जैसी बनी हुई है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर है, और वहाँ पर ये लोग सो रहे थे जब लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, अब तक तो कोई ऑफिशियल इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर शुरू हुई। और बहुत जल्दी क्योंकि बहुत सारा टिम्बर और स्क्रैप पड़ा हुआ था, तो बहुत जल्दी आग फैलने लगी। और वहाँ पे गैस सिलेंडर भी था, और बताया जा रहा है कि वो गैस सिलेंडर भी बर्स्ट हुआ, और उसकी वजह से उनको वहां से एस्केप करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एक बहुत नैरो सा एक स्टेयरकेस है फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आने के लिए। और लग रहा है कि 11 लोग इसमें ट्रैप हो गए, और एक ही आदमी इसमें से बच के निकला है, और उसका नाम है प्रेम। वो पहली मंजिल से उसने कूदा, खिड़की से कूदा, और उसको अभी अस्पताल ले जाया गया है। उससे पता चलेगा कि हुआ क्या था, क्योंकि वो सिर्फ एक आई विटनेस है। अब बताया भी जा रहा है कि ये जो 12 माइग्रेंट लेबरर्स थे, उनके कुछ रिलेटिव्स भी हैदराबाद शहर में हैं, और उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। और अब न सिर्फ फायर और पुलिस की इंक्वायरी, बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी इंक्वायरी होगी इसके बारे में। श्रवण ट्रेडर्स था ये डीलर्स का नाम, और उनका जो बॉडीली रिमेन्स है, उसको जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करके उसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा उनके घर बिहार भिजवा दिया जाएगा, ताकि एटलीस्ट अगर हो सके तो जो अंतिम क्रिया है उनके फैमिली मेंबर्स कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमा सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भीषण आग लगी है देर रात, ये करीब 3 बजे 2:30-3 बजे के आसपास बताया जा रहा है। लकड़ी के गोदाम में आग लगने के बाद 11 लोगों की मौत की आशंका है। एक शख्स इसमें बच गया और वो एक प्रत्यक्षदर्शी है, वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। ज़्यादा जानकारी कुछ देर बाद और मिल पाएगी। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटनकर के खिलाफ कार्रवाई यहां पर की है। ठाणे में उनके 11 फ्लैट्स हैं, उनको सील कर दिया है। इसके अलावा 7.25 करोड़ की संपत्ति को भी सील किया है। पुष्पक बुलियन कंपनी की हेराफेरी के पूरे मामले में ये एक्शन लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने ये कार्रवाई की है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, जैसे पश्चिम बंगाल,
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। ममता बनर्जी के भतीजे और सम्मानीय सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ना बंगाल झुकेगा ना महाराष्ट्र टूटेगा। तो बदले की कार्रवाई बता रहे हैं यहाँ पर संजय राउत। और वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला, फर्जी कंपनियां बनाकर ये घोटाला, ईडी ने उनकी संपत्तियां सील की, घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आज दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शपथ समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल धामी के आवास पर उनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरों में समर्थक उनके साथ नजर आ रहे हैं और तैयारियां भी आज के कार्यक्रम की इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 2:30 बजे जहां पर होना है। और पंजाब में नई सरकार आम आदमी पार्टी की बन चुकी है। उसके बाद फैसले लेने शुरू हो चुके हैं। भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री। पंजाब सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में काम कर रहे 35,000 कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि अगले विधानसभा सत्र से पहले इस मामले पर ड्राफ्ट बनाकर दें। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान सरकारी विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था। उस दिशा में ये एक कदम। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 35,000 ग्रुप सी ਤੇ ग्रुप डी ਦੇ। और अब खबर दिल्ली से, जहां तीनों नगर निगम एक करने के बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके बाद अब इसी सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी और उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक किए जाएंगे। इस फैसले का दिल्ली बीजेपी स्वागत कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी भड़की हुई है और कह रही है कि चुनाव हारने के डर से ये सब किया जा रहा है। जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है तब ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि भाजपा को मालूम है कि उनकी करारी हार इस बार दिल्ली में होने जा रही है और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक करने के बिल को मंगलवार को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अब तीनों नगर निगम को एक करने के लिए मौजूदा सत्र में ही बिल लेकर आएगी। दिल्ली बीजेपी इस फैसले का स्वागत कर रही है और फायदे गिना रही है। तीनों निगमों में जिस तरह से पिछली दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में निगम को फंड नहीं देकर निगम का काम रोकने की कोशिश की, अब निगम जब एक होगा तो दिल्ली वासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था, बेहतर प्राइमरी एजुकेशन, बेहतर प्राइमरी हेल्थ और इसके साथ साथ पार्कों की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था अच्छी मिलेगी और विशेष रूप से दिल्ली की जो छोटी छोटी गलियों में निर्माण कार्य होने हैं, सड़कों के निर्माण कार्य होने हैं, नाले नालियां बनने हैं, उन कामों में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। 2011 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया था। केंद्र सरकार सूत्रों के मुताबिक एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटने का तरीका सही ना होने की वजह से तीनों नगर निगम अपनी क्षमता के मुताबिक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से तीनों नगर निगमों में जरूरत के मुकाबले संसाधनों की काफी ज्यादा कमी थी। इस वित्तीय संकट की वजह से राजधानी दिल्ली में
नागरिक सुविधाएं सही तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी और ना ही निगम कर्मचारियों को वेतन और पेंशन ठीक से दी जा पा रही थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 2011 में एमसीडी को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने का जो फैसला था वो गलत फैसला था, क्योंकि ये बंटवारा सही तरीके से नहीं किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि तीनों एमसीडी अपने अपनी जरूरतों के मुताबिक आर्थिक संसाधन जुटाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और इस वजह से तीनों एमसीडी में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा था और इसका नतीजा ये हुआ था कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी और रिटायरमेंट जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहे थे। दिल्ली नगर निगम पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन 2011 में उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इसको 3 हिस्से में बांट दिया और कहा कि इससे नगर निगम अपने संसाधन का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे और ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। लेकिन अब 3 नगर निगम को एक करने के फायदे बताए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक क्यों किया जा रहा है, बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव आयोग ने रोके हुए हैं और आम आदमी पार्टी यही दावा कर रही है कि क्योंकि पंजाब में जीतने के बाद दिल्ली नगर निगम में उसकी जीत तय थी, इसलिए बीजेपी ने साजिश के तहत यह सब करवाया हुआ है। दिल्ली से अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए नंबर की होड़ नहीं बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कॉमन टेस्ट के जरिए छात्रों को आंका जाएगा। इस साल जुलाई में कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखते हैं परिमल कुमार की रिपोर्ट। 12वीं के नंबर नहीं, टेस्ट दिलाएगा दाखिला। अब तक कट ऑफ में अव्वल नंबर वाले ही जगह बना रहे थे, पर अब इस साल से नंबर गेम नहीं। यूजीसी के मुताबिक 2 पाली में मल्टीपल चॉइस वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। 13 भाषाओं में लिए जाने वाले टेस्ट में सवाल 12वीं के NCERT के सिलेबस से आएंगे। इस टेस्ट से रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो एक कॉमन टेस्ट के साथ साथ 12वीं के नंबरों का एक निश्चित प्रतिशत भी क्राइटेरिया के तौर पर रख सकते हैं। हम कल डिसाइड किया सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। ये टेस्ट हम जुलाई 1st वीक में कंडक्ट करेंगे। 2022-23 सभी यूजी एडमिशन्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा, इनको CUET कंपलसरी है। 12वीं बोर्ड दे रहे छात्र अचानक आए फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, पर असमंजस में भी हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ के लिए पढ़े। अब हम टर्म 2 के लिए पढ़े या फिर हम एंट्रेंस के लिए पढ़े। टेंशन तो बहुत है इस बारे में, क्योंकि पढ़ाई दोनों चीज़ों की करनी पड़ेगी। बट एक साथ सडनली अब इन्होंने बोला है कि हमारा 1 महीने जो 20 दिन का मुश्किल से हमारे पास टाइम होगा टर्म 2 के एग्जाम्स के बाद। पर मेरे हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव आइडिया है, ये अच्छा है क्योंकि हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, अपनी डिफिकल्टी लेवल होता है। जानकार मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इससे हमारा ध्यान लर्निंग और एप्टीट्यूड की तरफ ज़्यादा रहेगा रादर देन मार्क्स। क्योंकि कोई भी एंट्रेंस है उसका फॉर्मेट आता है एंड जनरली इट इज़ एन MCQ, सो इट हेल्प्स चिल्ड्रन फोकस मोर ऑन लर्निंग। बदलते वक्त में कल को लेकर आज का ये बदलाव अहम माना जा रहा है। दाखिले की इस नई व्यवस्था से कुछ के मन में चिंता चुनौती ज़रूर है, पर हर नई शुरुआत कभी न कभी कहीं न कहीं से तो होती ही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और अब वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम, 80 पैसे का इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हत्या के बाद हिंसा और राजनीति यहां पर हो रही है। तीसरी खबर है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण, आज उनका समारोह है, मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड के वो शपथ लेंगे। चौथी खबर है, भगवंत मान ने कहा है न कच्चे घर न कच्ची नौकरी। पांचवी और आखिरी खबर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जहां फिर वहां हलचल दिख रही है और क्या इमरान खान इस्तीफा देंगे, ये सवाल उठ रहा है।